सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाय मनोज सर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जेट का पेपर और जेट का एग्रीकल्चर का पेपर हम पढ़ेंगे। आज कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 2012 का पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और 2012 का जो पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लाइव क्लास में सब बने रहना, सब लाइव क्लास में बने रहना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होगा। धान यानी कि चावल की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होगा 4 से 6, 5 से 6.5, 6 से 7 और 7 से 9। आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच क्या होगा। जिसने बी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही है। वैसे इसका आंसर होगा 6 से 6.5। क्या होगा? 6 से 6.5। धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 6 से 6.5। अगला सवाल है, सामान्य रोटी वाले गेहूं न्यू कॉमन ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम बताना है आपको। ABCD। ऑप्शन ए ट्रिटिकम डाइकोकम, एस्टिवम, स्पेरोकोकम या स्पेल्टा। 4 ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर सामान्य रोटी वाले गेहूं का, जिसकी रोटी हम खाते हैं। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है टिटिकम एस्टिवम, बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य रोटी वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम होता है और ये हेक्साप्लॉइड होता है यानी षष्ठ गुणित। 2n बराबर 6x बराबर 42। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? 2n बराबर 6x बराबर 42 यानी कि 42। अगला सवाल है, पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है बताना है आपको। पशुओं की आयु ज्ञात करने की उपयुक्त विधि बतानी है आपको। पहला, पशु की शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींग देखकर, दांतों द्वारा। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है आपके पास। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी। पशु की आयु ज्ञात करने की उपयुक्त विधि, जिसने डी जवाब दिया है दांतों द्वारा, बिल्कुल सही जवाब। उनका जो 1 सेकंड रुकिए। पशु की जो आयु ज्ञात करने की उपयुक्त विधि होती है वो होती है दांतों द्वारा। क्या होती है? दांतों द्वारा। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे जो उत्तम विधि मानी जाती है वो मानी जाती है दांतों द्वारा देखकर। तो दांतों की दशा को देखकर क्या किया जाता है? पशु की आयु का अंदाजा लगाया जाता है। अगला सवाल है, जलेबी के आकार के सींग किस भैंस के होते हैं? ऑप्शन ए पंढरपुरी, मुर्रा, मराठवाड़ा और नीली। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि। इसका आंसर तो दांतों द्वारा बता दिया मैंने। इसका बताना है आपको, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं? मुर्रा के। जिसने बी जवाब दिया है मुर्रा, बिल्कुल सही जवाब है। मुर्रा नस्ल की क्या होते हैं? सींग जलेबी के आकार के होते हैं। किस नस्ल के होते हैं? किस आकार के होते हैं? जलेबी के आकार के सींग होते हैं मुर्रा नस्ल के। अगला सवाल है, निम्न में से लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है। लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी या खुरपका मुंहपका। बताना है आपको। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी या फिर खुरपका मुंहपका। जिसने बी जवाब दिया है गलत है और जिसने डी जवाब दिया है खुरपका मुंहपका रोग, उनका सही जवाब है। उनका बिल्कुल सही जवाब है। लंबी अवधि तक चलने वाला रोग कौन सा है? लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है खुरपका मुंहपका। कैसे होता है खुरपका मुंहपका रोग? देखो, खुरपका मुंहपका में जो पशु होते हैं उसके मुंह पर और उसके खुरों पर क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। खुर पर और मुंह पर छाले हो जाते हैं और उस कंडीशन में पशु से ये एक संक्रामक रोग है जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है और मुख्य रूप से ये वर्षा ऋतु के समय फैलता है। किस समय फैलता है? वर्षा ऋतु के समय फैलता है। अगला सवाल है हमारा, घाव के उपचार में काम में लिया जाता है। घाव के उपचार में काम में लिया जाता है एंटी डायूरेटिक, एंथेलेमेंटिक्स, एंटीसेप्टिक और एंटीपायरेटिक्स। 4 ऑप्शन हैं। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए
क्या काम में लेते हैं हम घाव के उपचार में? घाव के उपचार में किसको काम में लिया जाता है? जिसने सी जवाब दिया है एंटीसेप्टिक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। घाव के उपचार में किसको काम में लेते हैं? एंटीसेप्टिक को काम में लेते हैं। किसको लेते हैं? एंटीसेप्टिक को काम में लिया जाता है घाव के उपचार में, और ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? जीवाणु की वृद्धि को ये रोक देता है। अगला सवाल है, पश्मीना प्राप्त होती है। पश्मीना एक विशेष प्रकार की ऊन होती है। पश्मीना क्या होती है? एक विशेष प्रकार की ऊन होती है। अब सवाल पूछा है, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है बकरी से, भेड़ से, ऊंट से या गाय से? अब देखो, गाय से तो ऊन प्राप्त होती नहीं है, ऊंट से ऊन प्राप्त होती है, वो बाल होते हैं लेकिन वो उसको ऊन हम नहीं कह सकते। तो ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, लेकिन ऑप्शन में बकरी भी दिया गया है। अब बताना है आपको, 4 ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पश्मीना किससे प्राप्त होती है। देखो, जो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, जिसने ए जवाब दिया है बकरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है वो बकरी से प्राप्त होती है। पश्मीना किससे प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से वैसे तो ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, पर इसके जो बकरी के बाल होते हैं वो ऊन से थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए उसको पश्मीना ऊन बोला जाता है। तो बस पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेहरीनो कहते हैं? भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेहरीनो बोला जाता है? मालपुरा, चोकला, अबिका वस्त्र या अबिका जैसलमेरी? 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है। मालपुरा, चोकला, अभिवस्त्र या जैसलमेरी? बताइए जल्दी से। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो बोला जाता है? जिसने जवाब दिया है चोकला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भेड़ की जो चोकला नस्ल होती है उसको क्या बोला जाता है? भेड़ की चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो बोला जाता है। इसको मेरिनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो ऊन होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, और मेरिनो की जो ऊन होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है। और मेरिनो का जो उत्पादन होता है, ऊन उत्पादन होता है मेरिनो का 1 साल का, वो होता है 9 किलोग्राम ऊन। देखो, क्योंकि मेरिनो पीछे 9 आ रहा है, तो 9 से याद रख लीजिएगा कि मेरिनो का ऊन उत्पादन कितना होता है? 7 से 9 किलोग्राम तक होता है। अगला सवाल है, अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी बतानी है आपको। अंडे से चूजे में कौन सी बीमारी फैलती है? ल्यूकोसिस, फाउलपॉक्स, कोक्सीडियोसिस और मेरेक्स। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी ल्यूकोसिस, फाउलपॉक्स, कोक्सीडियोसिस और मेरेक्स। जल्दी से बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। जिसने ऑप्शन ए दिया है उनका गलत है, और जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अंडे से चूजे में जो रोग फैलता है, जो बीमारी फैलती है, वो क्या होती है? फाउलपॉक्स होता है। कैसे होता है? देखो, ऐसे होता है, जब मुर्गी को फाउलपॉक्स बीमारी होती है, तो उस समय जो मुर्गी अंडा देती है और उससे जो चूजा बनता है, उस चूजे में भी फाउलपॉक्स बीमारी होती है। उस चूजे में भी क्या होती है? फाउलपॉक्स बीमारी होती है। और इस फाउलपॉक्स बीमारी से निजात पाने के लिए हम फाउलपॉक्स वैक्सीन का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाते हैं? फाउलपॉक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब एक जानकारी दे देता हूं आपको। देखो, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो एग्री बाई मनोज सर चैनल पे। ठीक है, इसका एक और चैनल है जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। क्या है? इंपीरियल एग्रो क्लासेस इसका दूसरा चैनल का है। वहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चलती है, लाइव क्लास चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वैसे तो तीनों की ही चलती है, पर मोस्टली जो शाम का जो समय होता है, तो 8:30 बजे से बायोलॉजी की क्लास लगती है और केमिस्ट्री की भी लगती है। तो आप उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा जो इसकी फ़ोटो है, ये देखो, ये यहाँ पर शो हो रही है, इस प्रकार का चैनल है। तो इंपीरियल एग्रो क्लासेस को एक बार ज़रूर से आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइव क्लास का हिस्सा बनिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ब्लैक क्वार्टर रोग की रोकथाम हेतु उपयुक्त टीका। ब्लैक क्वार्टर रोग की रोकथाम हेतु उपयुक्त टीका कौन सा लगाएंगे? सीरो वैक्सीन, पॉलीवेलेंट फार्मिलाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन, ऑयल एड्यूवेंट वैक्सीन और उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है, आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पॉलीवेलेंट फार्मिलाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन,
या उपरोक्त सभी? जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जिसने बी जवाब दिया है पॉलीवेलेंट फार्मिलाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या करते हैं, ब्लैक क्वार्टर जो रोग होता है उसमें उसकी रोकथाम के लिए पॉलीवेलेंट फार्मिलाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। अगला सवाल है, अंडे का कवच यानी कि जो एग शेल होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडे का कवच बताना है आपको किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। अंडे का कवच किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अंडे का कवच होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला सवाल है, पशु के पावसने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? पावसने या मिल्क लेट डाउन? अब बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। पावसने का मतलब होता है कि जब पशु को हम दूध निकालते हैं तो उससे पहले पशु एक क्रिया करता है जिसमें पशु अपनी दुग्ध ग्रंथियों से दूध को रिलीज करता है, दूध को रिलीज करता है और वो दूध कहाँ पर आ जाता है? वो दूध आ जाता है थनों पर। कहाँ पर आ जाता है? थनों में आ जाता है और यही क्रिया कहलाती है पावसाना या मिल्क लेट डाउन। तो कभी कभी क्या होता है कि पशु एक अनियमित क्रिया करता है और उस दौरान वो अपने जो दूध होता है उस दूध को वो उसके अंदर रिलीज ही नहीं करता, दूध ग्रंथियों से थनों में रिलीज नहीं करता है और दूध ग्रंथियों में उसको पकड़े रहता है। तो उस समय भी उसको कभी कभी क्या किया जाता है, पावसाने के लिए हम टीका लगाते हैं। और वो टीका किसका लगाते हैं? जिसने ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑक्सीटोसिन का टीका लगाया जाता है। पशु को पावसाने के लिए किसका टीका लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन का टीका लगाते हैं। और ये सवाल सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया है। सुपरवाइजर 2012 की जो वैकेंसी थी उसमें इसको पूछा गया था कि पशु के पावसाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कौन सा लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का टीका लगाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है? गाजर की, मूली की, शलजम की और बैंगन की। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पूसा मेघाली उन्नत किस्म किसकी है? पूसा मेघाली उन्नत किस्म किसकी है? गाजर, मूली, शलजम, बैंगन? जिसने ऑप्शन ए दिया है जवाब बिल्कुल सही जवाब है। पूसा मेघाली किसकी किस्म है? गाजर की किस्म है और वर्षा आधारित किस्म है। अगर पूसा मेघाली की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि अर्का मेघाली, कौन सी? अर्का मेघाली किसकी किस्म है? तो अर्का मेघाली किसकी किस्म हो जाएगी? टमाटर की। अर्का मेघाली टमाटर की किस्म है। और इसकी एक और विशेषता बता देता हूँ, जो अर्का मेघाली किस्म है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है और सिर्फ खेती वर्षा पर ही डिपेंड रहती है, तो उन क्षेत्रों में टमाटर की हम कौन सी किस्म उगाएंगे? अर्का मेघाली। और गाजर की पूसा मेघाली। ठीक है। अगला सवाल है, नींबू में डाइबेग जिसको बोलते हैं उल्टा सूखा रोग को क्या बोला जाता है? उल्टा सूखा रोग किस तत्व की कमी से होता है? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। कॉपर, बोरोन, कैल्शियम और जस्ता। कॉपर, बोरोन, कैल्शियम और जस्ता 4 ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। कॉपर, बोरोन, कैल्शियम, जस्ता। जिसने जवाब दिया है कॉपर, बिल्कुल सही जवाब है। नींबू में जो डाइबैक होता है वो किससे होता है? कॉपर से होता है। किससे होता है? डाइबैक रोग जो होता है नींबू में वो कॉपर से होता है। अगला सवाल है, देखो अब इसमें होता क्या ये भी बता दें। डाइबैक का मतलब ये होता है उल्टा सूखा रोग। इसमें जो नींबू का पौधा होता है या कोई सा भी पौधा हो जिसमें डाइबैक रोग दिया गया है, उसमें सीधा सा आपको यही समझना है कि पौधा उल्टा सूखना चालू होता है। उल्टा कैसे? पहले ऊपर से सूखता है, फिर ऊपर से नीचे ऐसे सूखना चालू हो जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है, तो वो उल्टा सूखा रोग कहलाता है। अगला सवाल है, हमारे देश में खजूर के फलों के पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण किस अवस्था पर तोड़ते हैं? बताना है आपको किस अवस्था पर तोड़ते हैं। पिंड, डेंग, गडोरा या डोका अवस्था? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में किस अवस्था पर तोड़ा जाता है। पिंड, डेग, गडोरा या डोका? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए। पिंड, डेग, गडोरा या डोका किस अवस्था पर तोड़ा जाता है?
जिसने जवाब दिया है डोका, बिल्कुल सही जवाब है। डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि जो बाकी सारी तीनों अवस्थाएं रहती हैं उस समय क्या आता है, उस समय इनमें फूल आते हैं और कुछ अवस्थाएं ऐसी रहती है जिसमें फूल आते हैं, कुछ अवस्थाएं ऐसी रहती है जिसमें फल बनते हैं। तो उस समय बरसात हो जाती है और बरसात होते ही फूल झड़ जाते हैं और फल खराब हो जाते हैं, क्वालिटी उनकी खराब हो जाती है। इसलिए उनका जो सही उपयुक्त समय चुना जाता है वो चुना जाता है डोका अवस्था पर। डोका अवस्था पर उनको तोड़ लिया जाता है। अगला सवाल है हमारा, अंगूर का छाछा रोग, कौन सा रोग? अंगूर का छाछा रोग, जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू रोग, किसके द्वारा होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोटोमाइसीज, मैक्रोस्पोरस और प्लाज्मोपोरा विटिकोला और इविनिया एमाइलोवोरा और जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके किससे होता है। देखो, जो अंगूर का छाछा रोग होता है पाउडरी मिल्ड्यू, वो होता है प्लाज्मोपोरा विटिकोला से। किससे होता है? प्लाज्मोपोरा विटिकोला से होता है। और जो अंगूर का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा होता है। तो इस वीटी से आपको थोड़ा कोरिलेट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो अंगूर का छाछा रोग होता है वो किससे होता है? प्लाज्मोपोरा विटिकोला से होता है। अगला सवाल है, अश्वगंधा किस कुल का पौधा है? अश्वगंधा किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनोसी, चिनोपोडिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए अश्वगंधा किस कुल का पौधा है। कमेंट करिए लाइव चैट बॉक्स में। जिसने जवाब दिया है सी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अश्वगंधा होता है वो किस कुल का पौधा होता है? सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। किस कुल का होता है? सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। अगला सवाल है, प्याज का पीलापन किसके कारण होता है? प्याज का पीलापन किसके कारण होता है? बताना है आपको प्याज का पीलापन किसके कारण होता है। एंथोसाइनिन, क्यूरसिटीन, लाइकोपीन और कैरोटीन। एंथोसाइनिन, क्यूरसिटीन, लाइकोपीन और कैरोटीन। प्याज का पीलापन, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला क्यूरसिटीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्यूरसिटीन के कारण क्या होता है? प्याज का पीलापन होता है। क्यूरसिटीन के कारण प्याज का पीलापन होता है। अगला सवाल है, देखो जो कैरोटीन है, कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। और जो गाय का दूध होता है उसका हल्का पीलापन किसके कारण होता है? वो भी कैरोटीन के कारण होता है। और जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। और जो लाइकोपीन पिगमेंट होता है असली में वो होता क्या है? असली में वो होता है एक प्रकार का लवक जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। और लवक के कारण ही क्या होता है? कोशिका के सारे रंग जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं और सब्जियां होती हैं उनका जो आकर्षक रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है लवक के कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और जो हरा रंग होता है वो होता है हरित लवक के कारण, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो 2 प्रकार के लवक होते हैं, एक तो हरित लवक होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है और एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसमें सारे प्रकार के लवक आ जाते हैं। तो हम बायोलॉजी की क्लास लगाते हैं इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे बहुत अच्छे तरीके से। आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस चैनल को अभी सर्च करिएगा। मैंने पहले आपको बताया था फ़ोटो कैसी होती है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस प्रकार की फ़ोटो है, चैनल पर दिख जाएगी आपको, वहाँ पर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वहाँ पर लाइव क्लास चलती रहती है। हो सकता है अभी आप इस क्लास को देख रहे हो तो अभी भी वहाँ पर अगर समय 8:30 के बाद देख रहे हो इस वीडियो को तो शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास शुरू हो जाती है, तो अभी भी चल रही होगी। तो अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल है हमारा, संतुलित आहार में हरी सब्जियों की मात्रा। संतुलित आहार में हरी सब्जियों की मात्रा बतानी है आपको। 90 ग्राम, 120 ग्राम, 300 ग्राम या 95 ग्राम। संतुलित आहार में हरी सब्जियों की मात्रा पूछिए। 90 ग्राम, 120 ग्राम, 300 ग्राम या 95 ग्राम। जिसने ऑप्शन बी दिया है सही जवाब है और जिसने ऑप्शन सी दिया है उनका गलत है। अब देखो इसको समझिए थोड़ा कैसे होता है, पहले समझना फिर उसके बाद ही कमेंट करना। मैं समझा रहा हूँ, पहले पूरी बात सुनो फिर उसके बाद में। देखो यहाँ पर पूछा संतुलित आहार, संतुलित आहार में मात्रा होती है 120 ग्राम। और अगर पूछा जाए कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितने ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है तब होगा 300 ग्राम। ठीक है, संतुलित आहार में 120 ग्राम है और प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है तो 300 ग्राम में, दोनों ही डाटा अलग अलग हैं।
तो पहले क्वेश्चन को सुनिए। एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, आंसर बाद में दिया करें, पहले सुनिए कि मैंने बताया क्या है, ठीक है। अगला सवाल है गांठ गोभी यानी जिसको बोलते हैं नोलखोल के किस भाग को खाया जाता है? गांठ गोभी के किस भाग को खाया जाता है बताइए जल्दी से। जड़, तना, फूल, पत्ती, कमेंट करिए। जड़, तना, फूल, पत्ती किस भाग को खाया जाता है? किस भाग को खाया जाता है? जिसने सी जवाब दिया है तना, बिल्कुल सही जवाब है। कौन से भाग को खाया जाता है? गांठ गोभी के तने वाले भाग को खाया जाता है। देखो, गांठ गोभी के तने वाले भाग को खाया जाता है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोभी कितने प्रकार की होती है, तो आपने बेसिकली 3 ही गोभी सुनी होगी। एक होती है फूल गोभी, एक होती है पत्ता गोभी और एक होती है गांठ गोभी, ठीक है। अब देखो 2 प्रकार की गोभी और होती है, तो टोटल 5 होती है गोभी। फिर इसके बाद में एक होती है ग्रीन गोभी जिसको बोलते हैं ब्रोकली। क्या बोलते हैं? ग्रीन गोभी जिसको बोलते हैं ब्रोकली। और जो हमारी फूल गोभी होती है उसमें उसका जो आकार होता है वैसा ही होता है उसका, लेकिन उसका कलर थोड़ा क्या होता है? हरा होता है। कलर क्या होता है? हरा होता है। और फूल गोभी हल्का गोलाकार लिए हुए होती है, जबकि जो ब्रोकली होती है या ग्रीन गोभी होती है वो बिल्कुल लंबी होती है। तो ये हो गई ब्रोकली। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है एक गोभी और होती है जिसको बोलते हैं हम सेवोय। क्या बोलते हैं? सेवोय। और ये बिल्कुल पत्ता गोभी की तरह होती है, लेकिन अंतर इतना होता है कि जो पत्ता गोभी होती है वो सफ़ेद और हरे कलर की होती है, जबकि जो सेवोय होती है वो नीले बैंगनी कलर की होती है। तो 5 प्रकार की गोभी मैंने बताई है आपको, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, फल व सब्जियों के सड़ने का मुख्य कारण है। फल व सब्जियों के सड़ने का मुख्य कारण है बैक्टीरिया, कवक, ईस्ट और विषाणु। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बैक्टीरिया, कवक, ईस्ट और विषाणु। फल व सब्जियों के सड़ने का कारण क्या है? जिसने सी जवाब दिया है ईस्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ईस्ट। फल व सब्जियों के सड़ने का क्या कारण है? ईस्ट होता है। क्या कारण होता है? ईस्ट होता है। राजस्थान में अनार की कौन सी किस्म प्रचलित है? बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। गणेश भगवान, ज्योति जी, जालोर जी, सीडलेस या खोग। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए राजस्थान में अनार की कौन सी किस्म प्रचलित है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए गणेश, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में अनार की कौन सी किस्म प्रचलित है? गणेश किस्म प्रचलित है। अगला सवाल है नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में ग्रहण करने वाला पादप कौन सा है? बताना है आपको। नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करने वाला पादप कौन सा है? गेहूं, बाजरा, सरसों, धान। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल गलत है आपका जवाब, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में धान ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? धान ग्रहण करता है। अगला सवाल है हमारा, अंकुरित मूंग में कौन सा विटामिन बनता है? बताना है आपको अंकुरित मूंग में कौन सा विटामिन बनता है। ए, बी, सी, डी। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए उनका गलत है, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी उनका सही है। तो अंकुरित मूंग में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन सी बनता है। कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन सी बनता है। मूंगफली के लिए सर्वोत्तम मृदा पीएच बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 5 से 6, ऑप्शन बी 6 से 6.5, ऑप्शन सी 7 से 8 और ऑप्शन डी 8 से 8.5। ए, बी, सी, डी। मूंगफली के लिए सर्वोत्तम मृदा पीएच है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। मूंगफली के लिए सर्वोत्तम मृदा पीएच होता है, वो क्या होता है? 6.5, 6 से 6.5। अगला सवाल है रिचके की बुआई का सर्वोत्तम समय। रिचके की बुआई का सर्वोत्तम समय। वैसे तो जो रिचका होता है वो साल भर ही अवेलेबल होता है, पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाया जाता है। एक तो रिचका होता है, दूसरा बरसीम होता है। जो साल भर अवेलेबल होगा हम उगा सकते हैं, और उसका जो मुख्य उपयोग होता है वो पशु को हम खिलाते हैं दूध उत्पादन के लिए, और उससे जो दूध होता है वो भी अच्छा होता है, उत्पादन बढ़ जाता है। तो अब आपको बताना है अक्टूबर में
जिसने बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। रिचके की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या होता है? अक्टूबर होता है। क्या होता है? अक्टूबर होता है। कैच क्रॉप का उदाहरण है, बताना है आपको कैच क्रॉप का उदाहरण। अलसी, सरसों, तोरिया और मूंगफली। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कैच क्रॉप होती क्या है। पहले बताइए आप कैच क्रॉप का उदाहरण। अलसी, सरसों, तोरिया और मूंगफली। अलसी, सरसों, तोरिया और मूंगफली। कैच क्रॉप का उदाहरण। जिसने जवाब दिया है तोरिया, बिल्कुल सही जवाब है। कैच क्रॉप का उदाहरण क्या होगा? कैच क्रॉप का उदाहरण होगा तोरिया। अब देखो कैच क्रॉप क्या होती है। कैच क्रॉप का मतलब ये होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने जो फसल खेत में बोई है या तो वो किसी रोग से ग्रसित हो जाएगी या किसी कीट से ग्रसित हो जाएगी या अधिक वर्षा आई हुई है या हमने बुआई में देरी कर दी है या हमने बुआई जल्दी कर दी है। तो उस कंडीशन में हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त न हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, खेत की जो दो मुख्य फसल होती है, खेत की जो मुख्य फसल होती है उसकी दोनों लाइनों के बीच में एक सेकेंडरी क्रॉप बो देते हैं, एक द्वितीयक फसल बो देते हैं जो उत्पादन देने में कम समय लेती है। उत्पादन देने में क्या करती है? समय भी कम लेती है और जल्दी ग्रो हो जाती है। तो उस कंडीशन में उस फसल को हम क्या बोलेंगे? कैच क्रॉप बोलेंगे। उस फसल को हम क्या बोलेंगे? कैच क्रॉप बोलेंगे। और कैच क्रॉप और कैश क्रॉप दोनों अलग अलग होती है। कैच क्रॉप और कैश क्रॉप अलग अलग होती है। अगला सवाल है हमारा, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तो सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा है, आप सभी जानते हो। मुर्रा नस्ल सबसे अधिक भैंस दूध उत्पादन देती है। अगला सवाल है, अनार की क्षारीय भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म, बताइए जल्दी से। अनार की क्षारीय भूमि में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म। अगर फल से सवाल पूछेगा, अगर जेट के एग्जाम में अगर फल विज्ञान से सवाल पूछेगा तो एक तो अनार और एक बेर, इन दोनों से सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपसे, श्योर पूछेगा बिल्कुल। क्योंकि अनार और बेर का उत्पादन राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है, बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो वो पूछता ही पूछता है इससे रिलेटेड, क्योंकि अनार की और बेर की खेती राजस्थान में बहुत होती है। अनार की क्षारीय भूमि में लगाने तो उपयुक्त किस्म जालोर सीडलेस। जिसने बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका 29 में बी जवाब बिल्कुल सही, जालोर सीडलेस। अगला सवाल है हमारा, सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मृदा है, बताना है आपको। क्ले, सिल्ट, बालू, दोमट। क्ले, सिल्ट, बालू और दोमट। देखो हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर राइट ऑलरेडी लगा हुआ तो आपको पता चल जाता है। ये क्या कि बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो पहले पेन से किसी ने निशान लगा दिए थे। मैंने एक स्टूडेंट को बुक दी थी तो उसने लगा दिए, तो ग्रीन पेन से निशान लगे हुए हैं। तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें नहीं आएंगे ऐसे निशान, आप बेफिक्र रहिए। और इससे जो पहले वीडियोस डाली थी बायोलॉजी की उसमें भी नहीं थे। तो सबसे कम जल धारण करने वाली क्षमता, जल धारण करने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? सिल्ट। जल धारण का मतलब क्या होता है? जल को धारण करना या जल को पकड़ना, और जल को शोषित करना वो अलग चीज़ होती है, जिसमें जल को शोषित करते ही जल ऊपर से नीचे तुरंत चला जाता है। अगला सवाल है, प्रमाणित बीज के लेबल का रंग। प्रमाणित बीज के लेबल का रंग सुपरवाइजर, AAO, जेट, ICR, BHU, PAT, CGPAT और जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये सवाल पूछा ही जाता है। एक तो ये और एक धान का खैरा रोग दस्ते की कमी से होता है। ये दो सवाल इन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा है कि हम तो हर एग्जाम में आएंगे, तुम क्या कर लोगे। तो बताना है आपको नीला, पीला, सफ़ेद, हरा। जिसने जवाब दिया है लेबल का रंग नीला, बिल्कुल सही जवाब है। प्रमाणित बीज के लेबल का रंग कौन सा होता है? प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है नीला। ठीक है। अगला है, विथानिया सोमनीफेरा है एक, बताना है आपको विथानिया सोमनीफेरा क्या है? सब्जी का है, शोभाकारी है, फलदार है या औषधीय पौधा है? फलदार पौधा, सब्जी का पौधा, औषधीय पौधा या शोभाकारी पौधा? जिसने जवाब दिया है सी वाला औषधीय पौधा, बिल्कुल सही जवाब है। जो विथानिया सोमनीफेरा है वो क्या है? एक औषधीय पौधा है। कौन सा पौधा है? एक औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा है। अगला सवाल है, गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टर होती है। गेहूं की बीज दर बतानी है आपको प्रति हेक्टर। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 एग्री बाई मनोज सर चैनल को सब्सक्राइब करना। जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है आपको सभी सब्जेक्ट का, और बहुत ही अच्छी लेटेस्ट एग्रीकल्चर न्यूज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जो और किसी चैनल पर प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है अभी तक। और ये टॉप चैनल है एग्रीकल्चर का, स्टडी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, इसी का एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस।
क्या है, इंपीरियल एग्रो क्लासेस है। उस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और उस चैनल पर भी रोज़ाना शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास चलती है जीव विज्ञान की, और सुबह चलती है 11 बजे कृषि विज्ञान की, और रसायन विज्ञान की क्लास भी शाम को चलती है। अभी रसायन विज्ञान की क्लास कल से शुरू होगी, यानी कि जब ये आप वीडियो देख रहे हो, अगर आज देख रहे हो, आज 20 तारीख को देख रहे हो, तो 21 तारीख से वहाँ पर भी क्लास शुरू हो जाएगी, और टाइम टेबल जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर बता दिया जाएगा। तो इसलिए एक बार इंपीरियल एग्रो क्लासेस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। वहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, PDF वगैरह सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये है लास्ट क्वेश्चन है 33, गेहूँ की बीज दर बतानी है आपको। गेहूँ की जो सामान्य बीज दर होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूँ की सिर्फ और सिर्फ सामान्य बीज दर पूछा है, और ऑप्शन में 100 ऑप्शन दे रखा है और 120 भी दे रखा है, तब 100 वाला जवाब सही होगा, ठीक है। अगर 100 और 120 दोनों दे रखा है तो उस कंडीशन में 100 वाला जवाब सही होगा, और 100 से लेकर 120 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसी आंसर को आपको सही करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेट सोइंग में कितनी बुआई करते हैं, तो लेट सोइंग या देरी से बुआई के लिए 120, लवणी और सारी क्षेत्रों के लिए 120, और सामान्य के लिए 100 किलोग्राम। तो ये आज की हमारी क्लास थी, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। फिर से एक बार आपसे गुजारिश है, एग्री बाय मनोज सर चैनल को इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इंपीरियल एग्रो क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड नाइट।